तो आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे महान आर्थिक बदलाव की जिसने सही मायनों में देश की तकदीर ही बदल के रख दी। जी हां, ये कहानी है 1991 के मशहूर सुधारों की। कभी सोचा है कि कोई देश जो बिल्कुल दिवालिया होने की कगार पर हो, वो कैसे अचानक से एक बड़ी आर्थिक ताकत बनने की राह पर निकल पड़ता है? सुनने में फिल्मी लगता है ना? पर यही है भारत के उस महान बदलाव की कहानी, जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो इस बड़ी कहानी को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी होती क्या चीज़ है? देखिए, बहुत सीधे साधे शब्दों में कहें तो अर्थव्यवस्था एक सिस्टम है। बस एक ऐसा सिस्टम जो देश के पास जो भी रिसोर्सेज हैं, मतलब ज़मीन है, लोग हैं, पैसा है, उनका इस्तेमाल करके चीज़ें बनाता है, उन्हें लोगों तक पहुंचाता है और उनकी ज़रूरतें पूरी करता है। और इसका मेन मकसद क्या है? मकसद ये कि कम से कम चीज़ें वेस्ट हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरतें पूरी हो जाएं। अच्छा, तो ये जो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसको चलाता कौन है? इसे चलाती हैं छोटी छोटी आर्थिक गतिविधियां। मतलब कोई भी ऐसा काम जिससे अपनी रोजी रोटी के लिए इनकम हो रही हो, वो एक आर्थिक गतिविधि है। अब चाहे वो खेत में काम कर रहा किसान हो, फैक्ट्री में कुछ बना रहा वर्कर हो, या फिर कोई अपनी सर्विस दे रहा हो। अब इन सारी एक्टिविटीज़ को और आसानी से समझने के लिए हम पूरी इकोनॉमी को 3 मेन हिस्सों में या कह लीजिए सेक्टर्स में बांट सकते हैं। पहला होता है प्राइमरी सेक्टर, जहां सीधे सीधे नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता है। दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, जो इंडस्ट्री से जुड़ा है। और फिर आता है तीसरा, टर्शरी सेक्टर, जिसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो ये प्राइमरी सेक्टर क्या है? इसका सीधा सा मतलब है प्रकृति से सीधे रिसोर्स लेना, जैसे खेतीबाड़ी हो गई, पशुपालना हो गया, या फिर जमीन से खुदाई करके कुछ निकालना, यानी माइनिंग। कह सकते हैं कि यही किसी भी इकॉनमी की बुनियाद होती है। ठीक है, तो अब जब ये बेसिक बातें क्लियर हो गई हैं, तो वापस चलते हैं अपनी मेन कहानी पर। उस दौर में जब भारत की अर्थव्यवस्था एक बहुत बहुत बड़े संकट के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई थी। ये बात है साल 1991 की। भारत उस वक्त एक जबरदस्त आर्थिक संकट से जूझ रहा था, और इसकी वजह भी कोई एक नहीं थी, कई थीं। एक तो ये कि हमारा इंपोर्ट, मतलब जो हम बाहर से मंगवा रहे थे, वो हमारे एक्सपोर्ट से कहीं ज्यादा था। तो इससे क्या हो रहा था? हमारा फॉरेन रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा तेजी से खत्म हो रही थी। ऊपर से हमारा एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर सोवियत यूनियन, वो भी बिखर चुका था। और देखिए, ये संकट सिर्फ कागजों पर या आंकड़ों में नहीं था। इसका सीधा असर, बिल्कुल सीधा असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ रहा था। रोजमर्रा की जरूरी चीजों के लिए दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगना, ये एक आम नजारा बन गया था। सिचुएशन कितनी ज्यादा सीरियस थी, इसका अंदाजा बस एक आंकड़े से लग जाएगा। 1990 के आखिर तक भारत के पास फॉरेन रिजर्व के नाम पर सिर्फ इतना पैसा बचा था कि उससे मुश्किल से 3 हफ्तों का इंपोर्ट हो पाता। सोचिए, सिर्फ 3 हफ्ते। मतलब देश दिवालिया होने के बिल्कुल करीब था। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। तो इसी अंधेरे के बीच एक उम्मीद की किरण नजर आई। इस बड़े संकट से देश को निकालने के लिए एक बहुत ही हिम्मत भरा फैसला लिया गया, जिसे आज हम सब 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। तो हुआ ये कि जून 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में एक नई सरकार बनी, और उन्होंने देश का वित्त मंत्री बनाया एक जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। और फिर इन दोनों की जोड़ी ने मिलकर इस मुश्किल चुनौती का सामना करने का बेड़ा उठाया। इन लोगों ने मिलकर आर्थिक उदारीकरण यानी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का एक बिल्कुल नया दौर शुरू किया। उन्होंने दशकों से चले आ रहे कई बेकार के प्रतिबंधों और नियमों को हटा दिया। मकसद साफ था, प्राइवेट कंपनियों और विदेशी इन्वेस्टमेंट को देश में लाना। और इन्हीं सारे सुधारों को शॉर्ट में कहा गया एलपीजी रिफॉर्म्स। अब सवाल उठता है, ये एलपीजी आखिर है क्या? तो एल का मतलब है लिबरलाइजेशन, यानी व्यापार पर से सरकारी कंट्रोल कम करना, लाइसेंस राज खत्म करना। पी का मतलब है प्राइवेटाइजेशन, यानी सरकारी कंपनियों को प्राइवेट सेक्टर को बेचना। और जी का मतलब है ग्लोबलाइजेशन, यानी भारत की इकोनॉमी को दुनिया की इकोनॉमी के साथ जोड़ना, दरवाजे खोल देना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन बड़े और बोल्ड रिफॉर्म्स का आखिर नतीजा क्या निकला, असर क्या हुआ। यकीन मानिए, इन सुधारों का जो असर हुआ वो सच में हैरान करने वाला था। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट 1991-92 में सिर्फ $132 मिलियन था, वो बस कुछ ही सालों में 1995-96 तक बढ़कर $5.3 बिलियन पर पहुंच गया।
ये जो जबरदस्त उछाल था, इसने हमारी डूबती भी इकोनॉमी में एक नई जान फूंक दी। और इसका फायदा सिर्फ बड़े बड़े आंकड़ों तक ही नहीं रुका। जब इकोनॉमी में इतनी एक्टिविटी बढ़ी, नई नौकरियां पैदा हुईं, तो इसका सीधा असर गरीबी पर भी पड़ा। जो गरीबी की दर 1993-94 में 36% थी, वो 1999-2000 आते आते 26.1% पर आ गई। जब देश के दरवाजे खुले तो दुनिया भर की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां भारत आने लगी। और वो अकेले नहीं आई, अपने साथ लाई नई नई टेक्नोलॉजी, बेहतर मैनेजमेंट के तरीके और हाँ, ढेर सारा पैसा। इसका नतीजा ये हुआ कि हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को जबरदस्त बूस्ट मिला और लाखों लाखों नई नौकरियां बनी। और जानते हैं, इन सुधारों का असर सिर्फ कुछ सालों तक ही नहीं रहा। इन्होंने तो भारत की अर्थव्यवस्था की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। ये एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो आज तक हमारे साथ है। लेकिन कहानी में एक और पहलू भी है। जैसा कि अक्सर होता है, सिक्के का एक दूसरा पहलू भी था। इन सुधारों का फायदा हर किसी तक बराबर नहीं पहुंचा। अगर देखा जाए तो गांवों के मुकाबले शहरों में रहने वाले लोग ज्यादा तेजी से अमीर हुए। हाँ, ये बात सही है, लेकिन इन सब बातों के बावजूद 1991 के रिफॉर्म्स भारत के लिए एक मील का पत्थर, एक टर्निंग पॉइंट साबित हुए। इन्होंने भारत को एक बंद, कंट्रोल्ड इकोनॉमी से एक ओपन, फ्री मार्केट इकोनॉमी में बदल दिया। और ये एक ऐसा रास्ता था जिस पर बाद में जो भी सरकारें आईं, वो चलती ही रहीं, किसी ने इसे पलटा नहीं। तो कुल मिलाकर कहानी का अंत अच्छा हुआ। जो सबसे बड़ा संकट था वो टल गया, भारत दिवालिया होने से बच गया और आर्थिक मॉडर्नाइजेशन के एक ऐसे नए रास्ते पर चल पड़ा जिसने आने वाले सालों में देश की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। 1991 के सुधारों ने भारत के लिए यकीनन एक नए युग को डिफाइन किया। पर अब सवाल ये उठता है कि इस ऐतिहासिक मील के पत्थर के बाद भारत का अगला बड़ा इकोनॉमिक माइलस्टोन क्या होगा? ये एक सोचने वाली बात है।